अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है बोहर मॉडल ऑफ एटम या फिर आप कह सकते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था। यू नो दैट कि एटॉमिक मॉडल आपको ये बताता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जिनकी डिस्कवरी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वो हमने पहले डिस्कस की, फिर हमने ये देखा कि ये एटम के अंदर इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, राइट? तो उसके लिए हमने डिफरेंट अल्टरनेट एटॉमिक थ्योरी हमने डिस्कस की, फिर हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो डिस्कस किया। तो अब हमारे पास जो है वो बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम आता है। तो अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो 1913 में एक साइंटिस्ट था, हुज़ नेम वाज़ नील बोहर। उसने ये मॉडल जो है वो प्रपोज़ किया था, राइट? क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स आ गए थे। यू नो दैट कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स थे, उन्हीं को देखते हुए फिर नील बोहर ने अपना मॉडल दिया था। उन डिफेक्ट्स को बेसिकली उस लिमिटेशन या आप कह सकते हैं डिफेक्ट्स उनको सही करने की कोशिश की थी कि किस तरह से हम इसको जो एटम का स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट एक यहाँ पे आता है कि इसकी जो एटॉमिक मॉडल था उसकी बेस क्या थी? तो उसकी बेस बेसिकली थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उस टाइम पे एक थ्योरी थी, एक साइंटिस्ट था प्लैंक्स जिसने ये थ्योरी दी थी, दैट वाज़ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है? सो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उस थ्योरी के बेस के ऊपर फिर बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल जो दिया था। अब वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेसिकली क्या थी? अगर मैं ऑल्दो कि ये आपके टॉपिक में इंक्लूड एज़ सच नहीं है, बट स्टिल मैं आपको थोड़े से ये पॉइंट्स बताना चाहूँगी क्योंकि ये वर्ड्स थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के, बोहर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को समझने के लिए। सो उस टाइम पे जब ये एटम्स के जो मॉडल्स थे, एटम्स के जो स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा था, एट दैट टाइम एक कांसेप्ट था, क्लासिकल थ्योरी का कांसेप्ट था उस टाइम पे, और वो ये कहती थी कि एनर्जी जो है वो क्या करती है, कंटीन्यूअस फ्लो करती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ द एनर्जी? तो अगर आप देखें कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी का क्या मीनिंग है, सो आई विल एक्सप्लेन इट। लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि एनर्जी यहाँ से इस तरह फ्लो कर रही है और एनर्जी लेट्स से डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है? एक ये स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, डिफरेंट लेवल्स हैं। 5 जूल लेट्स से मैं कहती हूँ इसकी जो एनर्जी है वो 5 जूल है, इसकी 6 जूल है, इसकी 7 जूल है, इसकी 8 जूल है। तो ये आपके पास क्या है, कंटीन्यूअस फ्लो है, ठीक है? लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग था कि जो एनर्जी है वो कंटीन्यूअस फ्लो नहीं करती, कंटीन्यूअसली फ्लो नहीं कर रही होती, वो डिसकंटीन्यूअस फ्लो होता है उसका। उसका ये था कि डिसकंटीन्यूअस फ्लो होता है, ये वाला फ्लो जो है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में नहीं था। एट दैट टाइम ये था कि डिसकंटीन्यूअस फ्लो, ठीक है? प्लैंक्स ने ये कहा कि डिसकंटीन्यूअस एनर्जी जो होती है वो डिसकंटीन्यूअस उसका फ्लो होता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिसकंटीन्यूअस फ्लो? तो डिसकंटीन्यूअस फ्लो का ये मीनिंग है कि लेट्स से कि मेरे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है? मैं कहती हूँ ये एक एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल है, तीसरा एनर्जी लेवल है, चौथा एनर्जी लेवल है। लेट्स से मैं इनको नेम भी दे देती हूँ, E1, E2, E3 एंड E4, ठीक है? डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। अब क्या होगा कि लेट्स से मैं कहती हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है? उस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ पे जंप करना है। सो या यहाँ से फिर यहाँ से इसने सेकंड लेवल में, सेकंड से फर्स्ट लेवल में अगर इसने जंप करना है तो क्या होगा? या फिर इसने मैं ऐसे भी कह सकती हूँ फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, सेकंड से थर्ड में जा रहा है या थर्ड से फोर्थ लेवल में जा रहा है। सो ऑब्वियसली उसको वहाँ इस एनर्जी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स के हर जो शेल या हर जो ऑर्बिट होता है उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक है? दैट मीन्स इसकी भी एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी होगी, इस लेवल की भी अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी, हर लेवल की एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी होगी। लेट्स से मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास जो एनर्जी है वो लेट्स से इसकी एनर्जी 4 जूल है, इसकी एनर्जी 11 जूल है, लेट्स से इसकी एनर्जी जो है वो 15 जूल है। तो अगर फर्स्ट से सेकंड में जाना है, E1 से E2 में इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है, तो उसको एनर्जी अपनी चेंज करनी पड़ेगी 4 से 14 में, ठीक है? दैट मीन्स उसको एनर्जी चाहिए, और अगर उसने लेट्स से E2 से E1 में आना है इलेक्ट्रॉन ने, तो उसके लिए उसको इतनी एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी कि उसके पास 4 जूल एनर्जी रह जाए और फिर वो यहाँ पे आए, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा जो कांसेप्ट था वो प्लैंक्स ने दिया था कि एनर्जी का जो फ्लो है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर वो बेसिकली क्या होता है, वो डिसकंटीन्यूअस फ्लो होता है, ठीक है? और उसने ये कहा था कि ये एनर्जी जो होती है वेव पैकेट्स के फॉर्म में होती है, और हर पैकेट के आप ऐसे कह सकते लेट्स से कि ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, ठीक है? ये इसमें 4 जूल है। ये एक लेट्स से इसमें आपके पास एक और एनर्जी इसमें 11 जूल है लेट्स से, और इस थर्ड वाले की जो पैकेट है उसमें कितनी एनर्जी है? मैं कहती हूँ कि मेरे पास 15 जूल एनर्जी है, ठीक है? तो अब आप इस केस पे देखें कि आपके पास पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं।
सो दिस इज व्हाट ये थी थोड़ी सी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया ताकि इसकी आपको जो है वो समझ आ जाए, ताकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेसिकली थी क्या। तो उसने ये आपको बताया कि आपके पास एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस फ्लो होता है। दैट मीन्स कि एनर्जी लेवल्स जो होते हैं एटम्स के अंदर उनकी एनर्जी फिक्स होती है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट कि वो एनर्जी कंटीन्यूअस चेंज नहीं होती कि एक लेवल की 5 जूल है तो नेक्स्ट की 6 जूल होगी, ऐसा नहीं होता। उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है और वो डिफरेंट हो सकती है। एक की लेट्स से 4 है तो सेकंड की 15 हो सकती है। इट्स लाइक दैट, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखें तो यही बेसिक सा जो स्ट्रक्चर था वो भी जो है वो उसने दिया था। रेदरफोर्ड ने भी कहा था कि सेंटर में आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है? और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपके पास ऑर्बिट्स या शेल्स होते हैं। और उन शेल्स की नेमिंग की अगर हम बात करें तो वो नेमिंग हम जो स्टार्ट करते हैं वो के, एल, एम और एन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जो फर्स्ट शेल न्यूक्लियस न्यूक्लियस के साथ वाला जो शेल होता है उसको हम फर्स्ट शेल बोलते हैं, ठीक है? और इसके लिए हम एन की वैल्यू यूज़ करते हैं। एन की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स कि आपके पास ये फर्स्ट शेल है। उस शेल का नेम क्या होगा? के शेल होगा, ठीक है? लेट्स से एन की वैल्यू आपके पास 2 है, तो दैट मीन्स कि वो शेल आपके पास एल शेल होगा, दैट इज़ हियर। एन की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी-सी मिस्टेक है, लेट्स से एन की वैल्यू आपके पास 3 है, तो उस केस में फिर आपके पास शेल का नेम जो होगा वो एम होगा। दैट मीन्स एम इज़ द थर्ड शेल। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। वी नो दैट कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे यहाँ पे आपके पास जो कि मैंने आपको बताया। अब हम चलेंगे, अब हम देखेंगे कुछ जो पोस्टुलेट्स थे, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे बोहर थ्योरी की थ्योरी के। सो वो हमने अब देखने हैं कि किस तरह से उसके पोस्टुलेट्स थे और कैसे उसने मॉडल जो है वो अपना बताया था। तो द फर्स्ट पॉइंट वाज़ दैट कि पहला पॉइंट इसमें ये है कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है, ठीक है? और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ये पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह के ऑर्बिट्स होते हैं जिनको हमने नेम दिया KLMN, ठीक है? और इनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये आपके पास पहला जो है वो क्या था, पोस्टुलेट था बोहर एटॉमिक मॉडल का। और अब आप इस केस पे देखें कि ऑब्वियसली आपके पास एक सर्कल जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो रेडियस होगा इसका उसको हम कहेंगे दैट इज़ r, ठीक है? अब अगर हम देखें सेकंड पॉइंट है, तो ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड, ठीक है? ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि क्वांटाइज्ड का क्या मीनिंग, ठीक है? हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होगी। के शेल की अपनी फिक्स एनर्जी है, एल शेल की फिक्स एनर्जी है, एम शेल की फिक्स एनर्जी है। लेट्स से इसकी 4 जूल है, इसकी 10 जूल है, इसकी 20 जूल है। तो हर ऑर्बिट की एक अपनी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या होती है, एनर्जी होती है। राइट? इसके अलावा अगर आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, एज़ लॉन्ग एज़ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन एक ओके, सो जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि जो आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन इन, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रहते हैं, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में रहते हैं और हमें ये भी पता है कि हर ऑर्बिट की एक अपनी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहेगा, लेट्स से वो के में रहता है, तो वो ना तो एनर्जी को लूज़ करेगा, ना ही एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करेगा। अगर वो सेकंड में है इलेक्ट्रॉन, तो ना तो वो एनर्जी को लूज़ करेगा, ना अब्ज़ॉर्ब करेगा। अगर वो थर्ड में ही है तो ना तो उसने एनर्जी अब्ज़ॉर्ब की, ना ही एनर्जी उसने लूज़ की, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट ये था। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाता, वो एनर्जी को ना तो अब्ज़ॉर्ब करता है, ना ही उसको एमिट करता है या ना तो उसको लूज़ करता है, ठीक है? ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब रेदरफोर्ड ने क्या कहा था? रेदरफोर्ड इन इसी पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर सका था कि उस टाइम पे क्लासिकल थ्योरी थी और उसका ये कांसेप्ट था कि जब चार्ज पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में जो है वो रोटेट करता है या सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, तो वो अल्टीमेटली फॉल कर जाता है, वो एनर्जी कंटीन्यूअसली लूज करता रहता है। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वो कंटीन्यूअसली एनर्जी को लूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो सेम ऑर्बिट में रहते हैं, इन ऑर्बिट की एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और वो तब तक उसी में रहेंगे जब तक कि वो एनर्जी अब्सॉर्ब या इमिट नहीं करते, राइट? अब आपके पास जो फोर्थ पॉइंट है, वो फोर्थ पॉइंट ये है कि एनर्जी, लेट्स से अब मैंने आपको कहा कि मेरे पास डिफरेंट शेल्स हैं, ठीक है? मैं एनर्जी लेवल्स, ये जो शेल्स है ना, इनको मैं ऐसे ड्रा कर रही हूँ। लेट्स से ये के शेल है, ये एल है, ये एम है, ठीक है?
लेट्स से मैं कहती हूँ K है, L है और M है। यही ऑर्बिट्स मैंने इस तरह से ड्रा किए हैं, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन्स इनमें, लेट्स से K में इलेक्ट्रॉन है, L में इलेक्ट्रॉन है, M में इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, मैं कहती हूँ कि इसकी एनर्जी मैंने कहा, लेट्स से मैंने कहा इसकी एनर्जी 4 जूल है, इसकी एनर्जी 10 है और इसकी एनर्जी 20 है। अब इलेक्ट्रॉन ने 4 से 10 में जाना है, ठीक है? अगर इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है K से L शेल में, तो ऑब्वियसली उसको एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है, ठीक है? दैट मीन्स जब उसको एनर्जी, कितनी एनर्जी मिलेगी? 6 4 जूल उसके पास एनर्जी है, तो जब इसको 6 जूल एनर्जी मैं दूँगी तो वो 10 जूल एनर्जी हो जाएगी। तो अब वो इस ऑर्बिट, इस शेल में नहीं रहेगा, ठीक है? K शेल में नहीं रहेगा, वो जंप करके L शेल में चला जाएगा, क्योंकि अब उसकी एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, 10 जूल हो गई है, जो कि सेकंड शेल की एनर्जी है। अब अगर इसी तरह 10 से उसने 20 में जाना है, तो वो 10 जूल एनर्जी क्या करेगा? अब्ज़ॉर्ब करेगा और फिर वो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन ने, लेट्स से मैं कहती हूँ कि इसने M से K शेल में आना है, ठीक है? M से कहाँ आना है? K शेल में आना है। तो उस टाइम पे क्या होगा? यू कैन चेक दैट कि उसने एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है? दैट मीन्स वो एनर्जी को क्या करेगा? लूज़ करेगा। वो 10 जूल एनर्जी लूज़ करेगा। उसके बाद वो सेकंड ऑर्बिट में आ सकता है, ठीक है? और अगर उसने फर्स्ट ऑर्बिट में जाना है, K में जाना है, तो फिर उसको ज़्यादा एनर्जी जो है वो क्या करनी होगी, बाकी एनर्जी उसने लूज़ करके 4 जूल एनर्जी छोड़नी होगी एंड देन वो K शेल में आ सकते हैं। सो हम कहते हैं कि ये लोअर ऑर्बिट्स है, K लोअर है, L हायर है, M उससे हायर है। सो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर से हायर ऑर्बिट में, तो उसको एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करनी होती है। और जब वो हायर से लोअर में जंप करता है, तो तब एनर्जी क्या होती है? एमिट होती है। So this is the fourth point कि when an electron jumps from lower orbit to higher orbit, it absorb energy and when it jumps from higher orbit to lower orbit, it radiates energy. Radiate energy means कि वो एनर्जी को emit करेगा। अब जो चेंज इन एनर्जी है, वो एक प्लैंक्स ने एक इक्वेशन दी थी, दो जो कि आपके पास थी, डेल ई इज इक्वल टू, डेल ई मीन्स चेंज इन एनर्जी, ठीक है? ये डेल जहां पे भी आप वर्ड देखें, ये साइन देखें, इसका मीनिंग होता है चेंज, ठीक है? तो ई टू माइनस ई वन होगा। लेट्स से मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन था उसने जंप किया एल से के में, तो ई टू इसमें आपके पास कौन सा होगा एनर्जी लेवल? सेकंड वाला, एल वाला, ठीक है? और ई वन इसमें के है। तो आप इनकी एनर्जी की वैल्यूज़ डालें 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4, तो आपके पास जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? वो 6 जूल आएगा। दैट मीन्स कि 6 जूल की एनर्जी का इन दोनों में डिफरेंस है। अगर वो 6 जूल एनर्जी इमिट करेगा, तो फिर वो फर्स्ट शेल में आ जाएगा, एल से के में आएगा, और अगर वो 6 जूल एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करेगा, तो वो के से एल शेल में जाएगा। होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, एचवी, ठीक है? एक पूरा फ़ॉर्मूला है, ई2 माइनस ई1 इज़ इक्वल टू एचवी। अब ये जो एच है ना, ये बेसिकली प्लैंक का कांस्टेंट है। अब इस प्लैंक कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू है, जो कि 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ठीक है? और वी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है। देन वी हैव फिफ्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम में ही रिवॉल्व, उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है। अच्छा, ये पॉइंट भी आपको थोड़ा-सा क्या करना है, समझना है। अब आप देखें कि हमने कहा एंगुलर मोमेंटम को बेसिकली ना हम एल से रिप्रेज़ेंट करते हैं। एल इज़ इक्वल टू एनएच बाय 2 पाई। अब ये जो एल होता है, इसकी वैल्यू एमवीआर के इक्वल भी होती है, ठीक है? जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है वो एमवीआर के इक्वल होती है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे एमवीआर पुट है, ठीक है? अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने नहीं जाना कि कैसे जो है वो डिराइव हुआ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि हमने जस्ट इसको समझना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको जो h है ना, ये प्लैंक कांस्टेंट है, पाई भी यू नो दैट एक कांस्टेंट होता है, h का भी हमने कांस्टेंट की वैल्यू पढ़ी, पाई की भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो n क्या है? n बेसिकली नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? इसकी वैल्यू होती है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। जिस तरह अगर n की वैल्यू 1 है, मीन्स k शेल है, n की वैल्यू 2 है, मीन्स l शेल है। n की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स कि m शेल है, अप टू सो ऑन, ठीक है? नेक्स्ट वाला n होगा एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह आपके पास ये वैल्यूज़ चलती रहेंगी। अब इसका क्या मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसकी n की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी h/2 पाई। तो हम कह सकते हैं कि वही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करेंगे जिनकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2 पाई के इक्वल होगी, या 1 h/2 पाई भी आप कह सकते हैं, ठीक है? अगर सेकंड शेल है, तो हम 2, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2h/2 पाई हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि वही इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं
जिनकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 2h/2π होगी, ठीक है? एंड अप टू सो ऑन हम इसी तरह इन वैल्यूज़ को देखते हैं। तो इस तरह से बेसिकली जो प्लैंक्स ने जो आपके पास बोहर एटॉमिक मॉडल था, उस तरह से एक्सप्लेन किया गया था। होप सो कि आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा इम्पार्ट इसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेडियस नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रेडियस और एनर्जी है एंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है? हमने जस्ट हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करना है और हमने देखना है कि उसकी हम रेडियस और एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है? आपके ग्रेड के लिए ये फार्मूला हम डिराइव नहीं करेंगे कि ये फार्मूला यू नो दैट ये किस तरह से डिराइव हुआ एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ बट आपने एनर्जी अगर फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपने ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है? एंड द फार्मूला इज़ En is equal to minus 1313.315 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर किलोजूल पर मोल, ठीक है? अब यहाँ पे ऊपर तो वैल्यू आपको एक फिक्स गिवन वैल्यू है En है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस 1313.315 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर और किलोजूल पर मोल इसका यूनिट होगा। नाउ En मीन्स व्हाट? n की वैल्यू आपके पास आपको पता है कि 1, 2, 3 अप टू लेट्स से मैं आपको कहती हूँ कि आपने हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए n की जगह आप 1 पुट करेंगे, ठीक है? और फिर हम यहाँ भी n की जगह 1 पुट कर देंगे। 315 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर तो ऑब्वियसली आपके पास वही आंसर आ जाएगा माइनस 1313.315 ठीक है? तो ये E1 की एनर्जी हो जाएगी। इसी तरह अगर मैंने E2 को फाइंड करना है तो E2 के लिए मैं सिंपली क्या करूँगी कि माइनस 1313.315 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्योंकि नीचे n का स्क्वायर है तो n की वैल्यू 2 है क्योंकि मैंने सेकंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सिंपली आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी कैलकुलेट करने के बाद इट विल बी माइनस 328.32 किलो जूल पर। तो जिस भी ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट के लिए आपने एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो आपने उसके लिए क्या करना है कि ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर लेना है। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप एनर्जी को देखें, फर्स्ट उसकी एनर्जी है वो -13 है, सेकंड की -328 है, थर्ड की -145 उससे नेक्स्ट की -82 देन वी हैव -52 फिर आपके पास इस तरह से एनर्जी जो है वो आती जा रही है, ठीक है? सो अब इसका क्या मीनिंग है? व्हाट डज़ इट मीन? अब अगर हम लेट्स से कि मैंने 2 ऑर्बिट्स की एनर्जी फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी की मैंने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो मुझे पता है कि डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फार्मूला आता है E2 माइनस E1 लेट्स से मैंने सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट की डिग्री मैं सेकंड ऑर्बिट के लिए पहले ही एनर्जी कैलकुलेट कर चुकी हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए भी कैलकुलेट कर चुकी सिंपली मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। तो जो एनर्जी डिफरेंस सेकंड फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, यू कैन चेक दैट वो आपके पास 984.99 आ रहा है, ठीक है? तीसरे और दूसरे में जो आपके पास एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो 182 है। तो अब आप देखें कि एनर्जी डिफरेंस क्या कर रहा है, जैसे-जैसे हम लोअर से हायर में एनर्जी डिफरेंस की तरफ जा रहे हैं, तो एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्या कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है? दैट मीन्स कि जो आपके पास लेट्स से मैं ऐसे कहती हूँ 1, 2, 3, 4 इस तरह ये एनर्जी लेवल है। ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ठीक है? तो इस और इसमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू E2 एंड E3 ठीक है? इसी तरह इसमें और ज़्यादा कम होगा। तो अब आप देखें कि लेट्स से E1 और E2 में जो एनर्जी डिफरेंस है वो 984 है, ठीक है? E2 और E3 में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो आपके पास 182 है। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन ने सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में जाना है तो उसने 182 जूल एनर्जी जो है वो अब्ज़ॉर्ब करनी है और अगर इसने थर्ड से सेकंड में आना है तो इतनी एनर्जी इसने लूज़ करनी है, ठीक है? तो जैसे-जैसे हम जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, यू नो दैट कि एनर्जी डिफरेंस जो है ऑर्बिट का वो डिक्रीज़ कर रहा है। होप सो कि आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट फिर आपके पास हमने रेडियस कैलकुलेट करना है। रेडियस के लिए भी आपको जो है वो फार्मूला गिवन है 0.529 एप्सिलॉन इंटू एन स्क्वायर। अब ये यूनिट होता है एप्सिलॉन। सो नेक्स्ट जो एन स्क्वायर की वैल्यू अगेन आपने क्या करना है लेट्स से मैं कहती हूँ आपने फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आप एन की जगह 1 पुट कर देंगे। आपने सेकंड के लिए करना है तो आप एन की जगह 2 पुट कर देंगे, ठीक है? थर्ड क्या करना है तो 3 पुट कर देंगे अप टू सो ऑन। तो इसी तरह से हमने क्या करना है रेडियस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तब आप देख सकते हैं कि आपके पास R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है, R3 की है। अब आप देखिए रेडियस जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, राइट? रेडियस क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है जैसे-जैसे हम
जो है वो एनर्जी लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देखें कि इस डायग्राम को अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, अगर मैं R2 माइनस R1 करूँ तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है R2 से R1 की वैल्यू 0.529 है, फिर 2.11 है, फिर 4.7 है। सो इस तरह से हमने वैल्यूज़ को देखना है, ठीक है? सो अब आप अगर आप देखें KLMN ये वैल्यूज़ हैं, ये हम मैंने आपको पहले ही बताया कि शेल के नेम्स होते हैं, ठीक है? अभी कुछ एरोज़ आपको नज़र आ रहे होंगे। व्हाट डज़ इट मीन? ये वाला जो आपको पिंक कलर का नज़र आ रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। अब एरो यहाँ से इस तरफ जा रहा है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन लेट्स से यहाँ जंप कर रहा है, तो वो कैसे जंप करेगा? दिस एरो मीन्स कि वो इतनी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करेगा, ठीक है? जब वो इतनी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करेगा, तो फिर वो फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा। फिर इतनी एनर्जी जो E2 की जो एनर्जी होगी, इतनी वो अब्ज़ॉर्ब करेगा, तो फिर वो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, अप टू सो ऑन। तो इस तरह से हमने इन चीज़ों को देखना है। होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उसके लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।